सो इकोनॉमी का हमें स्टार्ट करना था यहाँ से। तो इकोनॉमी का ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में कार्यक्रम क्या है, ये एसबीआई द्वारा फंडेड है। वंचित लोगों को लघु ऋण प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एसबीआई की बात की गई है, ठीक है। अच्छा, तो यानी एक फैक्ट हो गया एक तरह का, इसमें कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि किसी एसएसजी जो है में समूह के सदस्य सभी सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायी होते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। कहने का तात्पर्य, अभी हम इसको डिफाइन कर लेंगे। कल ही आप इसको पहले एक बार, मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूं वो तरीका थोड़ा सा आप लोग अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ज्यादा टाइम मैं ले रहा हूं, आपको कम टाइम ही लेना है ना, उसी की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक चीज और शायद मैंने बताना भूल गया या क्या था, यूपीएससी का जीएस का पेपर डेली बेसिस पे, यानी कि 2011 से स्टार्ट कीजिएगा और 24 तक आप जाइएगा। कर लीजिएगा, उसी पे ही आप जो भी आपको सही लग रहा है, मतलब ये 1 घंटे में करने की कोशिश कीजिए। देखिए कितना क्वेश्चन हो रहा है। निगेटिव जो नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ते चले जाइएगा, तुक्केबाजी से बचिएगा। ये सबके लिए है, मतलब शेखर का नाम लिया इसका मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर मैं शेखर को कह रहा हूं, ठीक है। ये सभी के लिए है, ठीक है। वैसे भी आज शायद यूपीएससी का रिजल्ट, अभी हल्ला तो ये सुना है, अब देखते हैं। जोर शोर से न्यूज में आ रहा है। चलिए, तो इससे क्या होगा कि कम से कम आप फेमिलियर होइएगा उस लैंग्वेज से। क्योंकि मेरा अपना ऑब्जर्वेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को टर्म्स या लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो रही है। कई बार चीजों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ डेवलप हो जाएगी, ठीक है। आप जितना फोकस कीजिएगा, किसी के लिए 10% हो सकता है, किसी के लिए 90% हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आप कितना उसको कोप अप कर पा रहे हैं, ठीक है। जी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, दोनों ही इसको, दोनों प्रकार के जो बैंक है ये, यानी कमर्शियल बैंक की बात हो रही है, एसएचजी को समर्थन देते हैं, ठीक है। दो सही है, अब कौन सा दो सही है वो देख लेते हैं, आइए। स्टेटमेंट वाइज तो हम क्या करेंगे, पहले अगले क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन से सीधा एक्सप्लेनेशन पे ही जाएंगे, ठीक है। तो डबल रिपीटेशन से भी बच जाएंगे, ठीक है। चलिए, कथन में क्या कहा गया कि एसबीआई कर रहा है फंडेड, ठीक है। यानी कथन कह रहा है, अब इसको देखो सिंप्लीफाई किया गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है गरीबों को छोटा कर्ज देने का कार्यक्रम है, और ये पहले स्टार्ट किया था एसबीआई ने। कथन सही नहीं है। क्यों क्यों नहीं है सही? क्योंकि नाबार्ड ने स्टार्ट किया था इसको। कब किया था? 91 92 में किया था। 93 में फिर रिजर्व बैंक ने क्या किया, अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है। एसएसजी बैंक को में बचत खाता, सेविंग अकाउंट खोलने की अनुमति दे दी। यानी कि अब एक, अगर एक नया इंफॉर्मेशन है कि आप बैंक में, ये एसएसजी जो, मान लीजिए एसएसजी का मतलब क्या हुआ, 10 लोग हैं, ठीक है। इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और उसके बाद एक जॉइंट अकाउंट सबका खोल दिया गया। तो ये अकाउंट, चूंकि अगर आप ऐसे बैंक में जाइएगा तो इंडिविजुअल होगा, बहुत होता है तो ज्वाइंट अकाउंट में आपके मम्मी पापा या आपके स्पाउस का नाम होगा, बस इतना ही हो सकता है ना। बट यहाँ पे इंडिविजुअल अलग अलग लोग हैं, लेकिन एक ही अकाउंट को होल्ड करेंगे, तो बचत सेविंग आप यहाँ पे खोल सकते हैं। एक नहीं, एक फैक्ट है, इसको याद ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एसएसजी इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये एवरग्रीन है, ठीक है। चलिए, तो एसएसजी में समूह के सदस्य, सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं।
जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। क्या ये कथन कह रहा है कि सेल्फ हेल्प जो ग्रुप में कोई एक सदस्य कर्ज लेता है तो उस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी पूरे सदस्य की होती है। हाँ, ऑब्वियस ही बात है यार, उस ग्रुप के नाम पे लिया जा रहा है ना। जैसे शेखर जी की एक कंपनी है, ठीक है, वो प्रॉफिट दिखा रही है तो प्रॉफिट सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कम या ज्यादा। लेकिन अगर नुकसान होगा तो नुकसान भी सबको बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यह कथन ऑब्वियस है कि सही है। समस्या, जिनकी समस्या लगभग एक जैसी होती है, तो कुछ बिना कुछ गिरवी रखे, कोई मॉर्गेज नहीं रखना होगा, कुछ गिरवी रखने के लिए होगा ही नहीं उनके पास, ऑब्वियस सी बात है। तो खासकर उन लोगों को जिन्होंने आमतौर पर बैंक से कर्ज नहीं मिल पाता, एसएचजी वो एक ग्रुप बना के, और ये बहुत कारगर तरीका है। हालांकि कुछ इसमें इसके अपने भी फ्लॉज है टेक्निकल चीज में, पर हम यूपीएससी वो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, वो मेंस में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो एसएचजी में ये नियम होता है कि अगर एक सदस्य कर्ज ले रहा है तो बाकी लोग सब पर लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, दोनों इसको समर्थन करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो रीजनल रूरल बैंक है और जो बड़े कॉरपोरेट हो या शेड्यूल्ड जो कमर्शियल बैंक, सभी, हर प्रकार का बैंक इसको मदद कर देता है। तो ये कथन भी सही है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि कोई भी बैंक, आरबीआई ने जब गाइडेंस दे दी है तो कोई भी इसको फंड कर सकता है, मदद कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अब तो सेविंग अकाउंट खुल रहा है ना भाई। ठीक है, तो आरआरबी तो बनाए ही इसीलिए गए हैं ताकि वो गांव में रूरल के लिए बैंकिंग सेवाएं दे सके। और ये बैंक, जो बड़े बैंक है, वो भी ग्रुप्स को अलग अलग तरीके से मदद कर देते हैं। ठीक है, तो बचत खाता खोलने, देखिए, से अनुमति देना, कर्ज देना, जिसमें गांव में छोटे मोटे काम करने वालों को एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा जनरेट हो सके। अगर मान लीजिए 10,000 एक बहुत छोटा अमाउंट है, शहर में किसी के लिए, किसी के लिए 10,000 आज की डेट में भी बड़ी रकम नहीं मानी जाएगी, बट जिसको नीड है कि 10,000 से उसका एक बिजनेस ओपन हो सकता है, उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप लोग कमेंट, ये मेरा आज अंतिम है कि मैं पूछूं, बोलूंगा आपको, कमेंट करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं दोबारा एक ही बात को बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है, क्लियर है नहीं है वो आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं क्लियर है तो मेंशन कर दीजिएगा मयंक जी, और अगर कि सर क्लियर नहीं हुआ, नहीं समझ में आया, जो भी है, ठीक है। चलिए, कथन, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि अगर कमेंट नहीं कर रहे मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोध, वर्धक और पुनर्स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत की जो, ये देखिए स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब क्या, बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके दिया। तो जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में कॉम्प्लेक्स में इस तरह की के लैंग्वेज में आपको अगर कोई स्टेटमेंट मिल रहा, ऑब्वियस है कि मिलेगा ही। इसके लिए तो यूपीएससी बदनाम है ना, बदनाम नहीं कहेंगे, मतलब ठीक है, उसका अपना एक अप्रोच है, तरीका है पूछने का, जो आम बोलचाल की भाषा में नहीं समझ में आ रहा उसको समझना है। तो उसको डिकोड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तोड़ दीजिए। कोई भी वाक्य है उसको अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ लीजिएगा, गुलाब शाह जी, तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। ठीक है, और तोड़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया करके उसको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत लीजिएगा, स्कीप करना है। अगर दो स्टेटमेंट, मान लीजिए यहाँ पे एक और तरीका बता दे रहा हूं कि अगर दो, मान लीजिए 3-4 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4, अगर दो समझ में आ रहा है और दो नहीं आ रहा है तो उसको, उस प्रश्न पे आप गोला लगा के बाद में 1 घंटा जब आप कर लोगे तो सेकंड राउंड में आप इसको, इस गोले वाले को सिर्फ देखना है आपको। उसकी संख्या भी 40-50 के आसपास होगी, डेफिनेटली होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। 50 या 50 से ज्यादा भी हो सकती है।
क्योंकि एक्यूरेसी के साथ आपसे 30 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाए, ये लगभग नामुमकिन होता है। कहने वाले कह देते हैं, बट एक्यूरेसी 15 से 20 क्वेश्चन की ही होती है कि भैया जो एकदम सीधे और सपाट आपको आ रहे होते हैं। वो इक्का दुक्का ही लोग होंगे जिनको 30 क्वेश्चन आ रहे, 30 क्वेश्चन आ रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। पीसीएस में हो सकता है, बट आईएएस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो आपको किस तरह से डील करना है, जो यहां बता रहा हूं, इसी की प्रैक्टिस आप अपने कमरे में कीजिए। मुझे अच्छे से पता है कि अगर आप हैबिचुअल हैं, गलत करने की आदी हैं, तो ये ओवर द नाइट नहीं होने वाला सही। बट इसकी प्रैक्टिस करने से तभी चीजें बात बनेगी, है ना। चलिए, तो अब इसको थोड़ा सा तोड़ के देख लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। भारत की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी अगर आप देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो है, उसमें स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोध वर्धक, सीमित का मतलब कि लिमिटेड है, बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव है वो। और अभी क्योर करने की बात हो रही है, पुनर्स्थापक देखभाल के साथ साथ रोगनाशक व्यवस्था पर, यानी कि भाई आपको वैक्सीन लगाना, ये करना, बहुत सारी चीजें हैं। अक्सर हमारे जो स्वास्थ्य व्यवस्था में एक कमी पाई जाती है कि आपको स्वस्थ कैसे रहना है, इसके लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चल रहा है। इसके लिए बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चल रहा है, तो उस डॉक्टर तक बात आ ही नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बट ये अब आज के डेट में ये एक बिजनेस है ना। तो ये कथन हो गया, बिल्कुल 3 चीजों पे है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाले विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत, विकेंद्रीकृत का मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि सिर्फ एक जगह पे नियम कानून बनेगा और सब लोग उसको फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है। सब लोग अपने अपने प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, अलग अलग, यानी सरकारी हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो और प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सबके अलग अलग रूल रेगुलेशंस है, सर्विस है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज जो अप्रोच है, उसके तहत राज्य जो है, स्टेट जो है, प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब व्याख्या है नहीं है, पहले तो ये चेक करना है कि सही है या नहीं है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा डिकोड करते हैं। 2017 की पॉलिसी में ये कहा भी गया है कि भाई सरकारी जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्रों का और उस स्वास्थ्य केंद्रों का ये काम होगा कि वो लोगों की बीमारी को से बचाए, उनकी अच्छी सेहत, जो उनकी सेहत अच्छी करे, इलाज करे। ठीक है, लेकिन यह भी सच है कि अभी भी हमारे अस्पताल में ज्यादातर लोग बीमार होने के बाद उसके इलाज पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, इस लाइन पे ध्यान दीजिए, यहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं तब तक हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा जब तक मैं बीमार नहीं हो गया, यानी गलत हैबिट की वजह से मैं बीमार हो रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं, यानी मैं उसके लिए हैबिचुअल हूं। तो बीमार होने के बाद उनका इलाज करने पे ही, यानी चलो आप पैसा बनाते हैं, इलाज करने पर ही ज्यादा फोकस है हमारे जो हॉस्पिटल है। तो बीमारी से बचाव और अच्छी सेहत को बढ़ावा देने उतना ध्यान नहीं दिया जाता, यही बात है। ठीक है, तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, मोहित कुमार, सही हो गया। ठीक है, अब दूसरा चेक कर लेते हैं जरा सा, सरल भाषा में देख लेते हैं। लोगों भारत में लोगों के को इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं देने का जो एक मैकेनिज्म है, सिस्टम है, उसमें ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो स्टेट की होती है कि भाई स्टेट आपको, अच्छा एक चीज और बताता हूँ, जैसे एक्सीडेंट हो गया और किसी की डेथ हो गई, ठीक है, सभी एक्सीडेंट में गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, बट कभी कहीं पे राइट्स हो गया, ठीक है, दंगा हो गया, लोगों की जान चली गई, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मुआवजा देती है, कंपनसेशन देती है उस पीड़ित परिवार को। क्यों देती है, क्योंकि स्टेट आपके उस व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के जानो माल के लिए अकाउंटेबल है, और उस अकाउंटेबिलिटी को स्टेट प्रिवेल करने में असफल रहा, इसीलिए उसको कंपनसेशन दिया जाता है। कंपनसेशन के पीछे का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहली चीज। बट अगर हम इस सिस्टम पे बात करें, तो बीमारी से बचाना भी, चूंकि ये भी आपकी सिक्योरिटी है, बीमारी से बचाना भी स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ठीक है। तो स्टेट क्या करती है, तो स्टेट की जिम्मेदारी है, चाहे वो आइदर स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, स्टेट का मतलब इंडिया से है। तो जो लोग सेवाओं की योजना बनाए, मतलब वो, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सेवाओं की वो योजना बनाए, लोगों तक पहुंचाए, ठीक है। तो आप, और उसको, राज्यों के स्वास्थ्य जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो कंकरेंट भी है। हेलो, स्टेट सब्जेक्ट है बट करंट भी है, यानी कि क्या, गुलाब शालवी जी, सेंटर भी अपना रूल बना सकता है, और जहां दोनों के रूल में क्लैशेस होगा वहां पे सेंटर का जो रूल है वो प्रिवेल करेगा, या लॉ प्रिवेल करेगा, दैट्स इट। हाँ। तो आयुष्मान कार्ड योजना क्या है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सेंट्रल स्कीम, ठीक है, स्टेट का अपना होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो कल को अगर यूपीएससी ने पूछ लिया कि भाई स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, कानून बना सकता है, पहले ऐसे समझना, कंकरेंट लिस्ट में पर्टिकुलर रखा गया, जैसे शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में है बट स्टेट का भी है। हाँ, स्टेट की पुलिस, तो वो पूरी तरह से स्टेट की होगी। जैसे रेलवे पे आप देखोगे, एक जीआर, एक दो तरीके जो है सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, एक सेंटर का यानी रेलवे का अपना होता है, और एक जो जीआरपी होती है वो स्टेट की होती है, वो अपने स्टेट में ही जो ट्रेनें मूव कर रही है उनकी, उसको सिर्फ सिक्योरिटी देना होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो अब जरा सा इसको ये भी देख लेते हैं कि इस इन दोनों के बीच में क्या ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हम क्या लगाएंगे मयंक जी, मोहित कुमार? अगर स्टेटमेंट एंड असर्शन डिसीजन या स्टेटमेंट वाइज दिया गया तो क्या बीच में लगाएंगे? बिकॉज लगाएंगे, वेरी गुड। तो अब थोड़ा सा क्योंकि लगा के देख लेते हैं। भारत में ये जो पुनः देखभाल, निरोध और सीमित निरोध वर्धक और पुनर्स्थापक देखभाल मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि, क्योंकि, अब लगा के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा जी। शशांक जी, बिल्कुल, ये लॉजिक से भी टिक किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। पहला सही है तो दूसरा भी सही है, बट लेकिन दोनों की व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ये भी कई बार बच्चों से ये गलत हो जाता है। तो घर में बैठ के तो ये डिसीजन लेना आसान होगा। शेखर जी, बात को समझिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है मेरे हाथ भी कांपे, ठीक है। चलिए, बाय द वे आपने शायद टेस्ट नहीं दिया है ज्योग्राफी का, शशांक जी, देख लीजिए, जबकि ज्योग्राफी आप लोगों की हो चुकी है, आप लोग अपने डर से निकल नहीं पा रहे हैं। चलिए, वो आप, जो आप लोगों को ठीक लगता है, जैसा उचित लगता है वैसा कीजिए। चलिए, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कथन पर विचार करना है। चलिए ठीक, देख लेते हैं भाई कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट यहाँ हमारा मिल गया, तो डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट क्या दिया जा रहा है, मुद्रास्फीति, यदि मुद्रास्फीति मनी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है, तो आरबीआई संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। चलिए, मुद्रास्फीति ज्यादा है तो आरबीआई गवर्नमेंट जो बॉन्ड है वो खरीदेगा। कल, ये कल वाली क्लास में मैंने कुछ बताया था, मॉर्निंग की क्लास में, कुछ याद आ रहा है क्या? ये फिर से मिल गया हमें, यानी जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है वहां से ये सॉल्व हो रहा है या नहीं, पहले मुझे ये बताइए, दिमाग पे जोर डालिए जरा सा। हो रहा है? अगर उसको पढ़ा होगा मोहित कुमार तो डेफिनेटली होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर सर खुजलाते रहिएगा। याद है कुछ, मोहित कुमार, मयंक जी? चलो, महंगाई बहुत बढ़ जाती है तो आरबीआई शायद बॉन्ड खरीदेगा, सरकारी बॉन्ड खरीदेगा, ये स्टेटमेंट है।
भाई वो रेपो रेट बढ़ाएगा और मनी, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो मार्केट से पैसा को सक करना है, उसको हटाना है, तो ब्याज दरें बढ़ा दी जाएंगी। ब्याज दरें किसके लिए बढ़ाएगी? मार्केट में बढ़ाएगी नहीं, क्योंकि ये आरबीआई है। आरबीआई क्या करेगी? बैंकों के लिए कि भैया चलो पैसा ज्यादा जमा करो मेरे पास। तो बैंकों के पास पैसा ही नहीं होगा आम लोगों को देने के लिए, तो पैसा कहाँ से? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए। बिल्कुल, मैंने स्पेशली मेंशन किया है कल वाली क्लास में, तो वो देख लीजिए, निकल के आ गया फिर से। और ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, और ये दूसरा, मतलब ये 2022 का क्वेश्चन था, ये 23 वाला था। ठीक है, तो इजिली जो लोग कहते हैं कि पीवाईक्यू से क्या हो जाएगा, पीवाईक्यू से बहुत, मतलब लिटरली अभी आप लोग जब एग्जाम दीजिएगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस हद तक सही बोल रहा हूँ, किस हद तक गलत क्या है। ठीक है, चलिए। और जिनको गलत मानना है वो तो हमेशा ही मानेंगे कि नहीं, इसके लिए पाकिस्तान दोषी है। पेपर आपका अच्छा हो गया तो मेरी मेहनत थी, खराब हो गया तो पाकिस्तान दोषी है ना, या पड़ोसी दोषी है। चलिए, ब्लेम गेम। हाँ, कथन क्यों गलत है? क्योंकि महंगाई ज्यादा है तो आरबीआई चाहेगा कि पैसा कम से, लोगों के पास पैसा कम रहे। जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो ज्यादा कैसे खर्च कर सकते हैं? जैसे मोहित कुमार के पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, और मोहित कुमार मार्केट से 10 टी शर्ट खरीदना चाह रहा था, तो क्या ये पॉसिबल है मोहित कुमार? नहीं है। तो कम चीजें खरीदे, तो कम चीजें खरीदेंगे तो कीमतें नीचे आ जाएंगी। नहीं, यानी कुल मिला के डिमांड और सप्लाई की बात हो रही है। लेकिन 10 लाख रुपए हो और 100 टी शर्ट लेना हो तो मोहित कुमार कहेंगे 10 क्या, 15 ले लेते हैं यार, 50 ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? तो आरबीआई सरकारी बॉन्ड बेचता है ताकि लोगों और बैंकों से आरबीआई, पैसा जो है वो आरबीआई के पास आ जाए, और मार्केट में जो पैसे की जो मनी फ्लो जो है वो, उसकी लिक्विडिटी कम हो जाए। ठीक है, चलिए। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि रुपए का तेजी से ह्रास हो रहा है, मूल्य ह्रास हो रहा है, यानी उसकी वैल्यू कम कम हो रही है, यानी 1 रुपए में मूल्य ह्रास का मतलब होता है 1 रुपए में या 10 रुपए में पहले मुझे एक पेन मिल रहा था, ठीक है, अब मुझे 15 रुपए देना पड़ रहा है भाई, उसी उसी एक पेन के लिए। कोई क्वालिटी नहीं बढ़ी, कुछ नहीं बढ़ा, बस पैसा ज्यादा बढ़ गया, यानी कि पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, यानी डिवैल्यूएशन हो गया। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या होता है, संभावित रूप से अगर रुपए की वैल्यू कम हो रही है, तो ये वैल्यू कम होना क्या होता है, ये तो मैंने लेमन टर्म्स में समझाया आपको। आप इसको ऐसे समझिए कि इसको हम, जैसे कि 10,000 रुपया देने के बाद एक 5 किलो आटा मिल रहा है, तो क्या हो गया? इंडियन करेंसी की क्या वैल्यू है? नहीं है। आपकी मान लीजिए मोहित कुमार की सैलरी 50 लाख रुपया महीना हो, ठीक है, और उस 50 लाख में दो चार लोगों का परिवार मुश्किल से पेट पाल पाए, तो इसका मतलब क्या, 50 लाख, 2 वक्त का रोटी, जैसे वेनेजुएला में हो गया, और भी बहुत सारे कंट्री में हुआ। सैलरी तो बहुत ज्यादा है लेकिन उस सैलरी से कुछ आ नहीं रहा है बॉस। 10,000 रुपया दीजिएगा तब जाके एक ब्रेड आएगा। तो ऐसे तो 50 लाख रुपया साउंड सो गुड बॉस, सो इम्प्रेसिव, बट द प्रॉब्लम इज कि उस पैसे से आप कुछ भाई हो सकता है कि 100 रुपया 10 लीटर तेल आ जाए। समझ रहे हैं बात को? तो मनी की वैल्यू क्या है? जैसे आज 10 रुपया किसी जो हम जो भिक्षा दे देते हैं कई बार, तो 10 रुपये निकाल के दे दिया, फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 10 रुपए की वैल्यू नहीं है आज। लेकिन आज से 20 साल पहले जाके 10 रुपया जरा सा किसी गरीब को दे के दिखाइए। अब 50 पैसे का सिक्का देके दिखाइए, चले ऐसे समझिए, 50 पैसे का सिक्का या 1 रुपए का कोई सिक्का अभी किसी गरीब को दीजिए तो वो बोलेगा ये क्या दे रहे हो, उल्टा बेइज्जती मार के चला जाएगा। आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं, बट मेरे साथ हुआ है। चलिए, मतलब मुंह बन गया, बोला तो नहीं है कुछ उसने, लेकिन मुंह बन गया कि ये क्या था।
इससे अच्छा तो मुझसे ले लो। हाँ, चलिए, क्लियर है लेमैन टर्म्स में। अगर तो इसको हम कंपैरिजन कैसे करते हैं कि भाई हमें कितना रुपया, $1 लेने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि बेंचमार्क हमारा डॉलर है, तो $1 के बदले हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मूल्यह्रास का मतलब यही हुआ। तो अगर रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले बहुत तेजी से गिर रही है, यानी $1 तो अभी है ही, लेकिन वैल्यू गिरने का मतलब कि हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। 80 से अब 85 हो चुका है, जो भी हो गया, XYZ जो भी है। तो आरबीआई बाजार में डॉलर बेच सकता है, विक्रय कर सकता है, बेच सकता है, ठीक है। तो व्याख्या में क्या, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि अगर रुपए की कीमत गिर रही है तो आरबीआई के बाजार में अपने पास रखे जो डॉलर है उसको बेचकर खरीदेगा, जिससे कि डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, तो रुपए की मांग भी बढ़ेगी यार। अब जब रुपए की मांग बढ़ेगी तो रुपए की कीमत को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे से बैकअप, लास्ट चिन अप मारे ना तो एक उंगली लगा के हम लोग पुश करते हैं, तो संभालने के लिए थोड़ा एक डूबते को तिनके का सहारा काइंड ऑफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती, इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज हो रहा है, तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। ठीक, वाइस वर्सा है, आप देख लो। ठीक वाइस, कथन कह रहा है कि अगर यूरोप या अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, यानी ब्याज दर कम हो रहा है का मतलब, ब्याज दर का मतलब जो इंटरेस्ट, जो आप पैसा जमा करोगे उसमें इंटरेस्ट कम मिल रहा है, दो पहले 5% था अब 4% हो गया, तो कम हो जाती है, तो शायद आरबीआई डॉलर खरीदेगा, क्योंकि डॉलर, ऐसे समझो ना यार, अब मार्केट में जो अमेरिका में, मोहित कुमार अमेरिका में बैठे हैं, और अमेरिका में पैसा जो बैंक में रखने पर $2 दिया जा रहा है, 2% दिया, 2 रुपए नहीं, 2% कर लेते हैं, ठीक है। और वही चीज मार्केट में अगर आप उस पैसे को लगाते हैं, डॉलर को लगाते हैं, तो वहां 5% का आपको रिटर्न मिल रहा है, ब्याज। तो मोहित कुमार कहां पैसा लगाना चाहेंगे, 2% पे या 5% पे? बात समझ में आ गई? बिल्कुल 5% पे। तो आरबीआई डॉलर क्या करेगा, खरीद लेगा भैया, क्योंकि सस्ते में डॉलर मिल रहा है हमें। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये पेपर में भी कई बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कई बार, मतलब ये एवरग्रीन टॉपिक है। कई बार आप न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि आरबीआई, जो अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, उसने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो बोरा भर के आरबीआई क्या करता है, डॉलर खरीद लेता है, क्योंकि मिल रहा है उसे पैसा, इजिली अवेलेबल है। क्योंकि डॉलर अगर बैंकों में, अमेरिकन बैंकों में चला गया तो डॉलर महंगा हो जाएगा, अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबल ही नहीं होगा तो फिर महंगा हो गया ना। ठीक है, चलिए। तो जब अमेरिका या यूरोप की में ब्याज की दरें गिरती हैं तो वहां निवेश करना कम आकर्षक हो जाता है। और वही इंडियन मार्केट में देखिए भैया, हम 5% देंगे, लेके आओ यार। तो 5% मतलब डॉलर में 5% हो रहा है, 5% हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि लोग पैसा भारत में लगाना चाहेंगे, तो भारत जैसे इससे कुछ पैसा भारत आ जाएगा, क्योंकि ब्याज दरें ज्यादा हो सकती हैं, तो बहुत ज्यादा डॉलर आने लगेंगे इससे। अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा डॉलर आ गया तो रुपए की कीमत भी बढ़ सकती है, इसलिए हमें लिमिट में रहना है। कल को मोहित कुमार के दिमाग में आए कि अरे सर, तो फिर हम बोरा भर के डॉलर ले आते हैं, तो भाई फिर रुपए के वैल्यू बढ़ जाएगा। तो रुपए की कीमत को बैलेंस रखना जरूरी है। क्यों? अगर आप बोलोगे सर रुपए का वैल्यू अगर बढ़ गया तो अच्छी बात है ना, बॉस हमारा निर्यात नुकसान कर जाएगा। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डॉलर उनको ज्यादा देना पड़ जाएगा, तो वो हैम्पर्ड हो जाएगा हमारा। इसीलिए बैलेंस रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो रुपए की कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए डॉलर
खरीद सकता है, बदले में रुपए दे सकता है। बैलेंस रखना होगा, ठीक है। चलिए, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा। चलिए कथन पे विचार कर लेते हैं। ये है पहला कथन हमारा। भारत में, जी, एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा तो इंपोर्ट सस्ता होगा, पर हमारा इंपोर्ट सस्ता होगा, लेकिन जो निर्यात है वो महंगा हो रहा है ना। तो हमारे जो, हमें जो डॉलर हम कहां से कमा रहे हैं? मैडम जी ऐसे समझिए, अगर हम अमेरिका से, मान लीजिए कि मैंने अपना शेविंग क्रीम मंगाया अमेरिका से, ठीक है, तो मुझे पेमेंट, ये पैसा मंगाया है तो ये पैसा कन्वर्ट किस पे होगा? मैंने इंडियन रुपीस में पे किया, वो कन्वर्ट होगा डॉलर में, और डॉलर वहां चल, उनको मिल रहा है, मतलब फायदा उनको मिल रहा है, राइट। लेकिन जब हम बेच रहे हैं कि ये क्रीम, जो शेविंग क्रीम है, मैं अमेरिका बेच रहा हूं, मैं अमेरिका में बेच रहा हूं, तो पैसा मेरे पास आना है। तो पहले वो $2 बढ़ रहा था, आज वो $5 पड़ रहा है, तो जो परचेजर है, जो खरीदने वाला बायर है, उसको तो, उसे तो महंगा लगेगा ना। वो तो नहीं लेगा मेरा प्रोडक्ट क्योंकि महंगा हो गया। तो डेंट किसको लगा? वो कहते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में, पेट पे लात किसकी पड़ी? मेरी। ठीक है। चलो, फंडा एकदम क्लियर रखना, आसानी से एकदम क्लियर होगा। ठीक है, चलो। टेस्ट देने का मतलब टॉपर बनना नहीं है टेस्ट में। 5 लोगों के बीच में, या 50, 200, 500 लोगों के बीच में टॉपर बनने से कुछ नहीं होगा। हाँ जी, ट्रेड में निगेटिव इम्पैक्ट, वैसे भी निर्यात में भारत का 1.7% के आसपास ही कंट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल लेवल पे, कल भी हमने पढ़ा था, है ना। चलिए, स्टेटमेंट देख लेते हैं। भारत में साख क्षमता निर्माण एजेंसी, यानी क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज हैं, वो आरबीआई द्वारा रेगुलेट होती है। क्रेडिट, भाई बैंक थोड़ी ना है, कॉमन सेंस। क्या क्रेडिट यानी आपका रैंकिंग, शेखर का नंबर 1 रैंकिंग होगा, मयंक का नंबर 2 होगा, मोहित का नंबर 3 होगा, ऐसे थोड़ी ना। तो ये बैंक थोड़ी ना है। क्रेडिट, ये तो रेटिंग दे रही है ना एजेंसीज। तो जो रैंकिंग देती है वो बैंक तो हो नहीं सकती, तो आरबीआई द्वारा रेगुलेट होगी, ये तो समझ से परे है। चलो, अब इसको ऐसे समझते हैं। भारत में जो कंपनियां, जो लोग या कंपनियों को कर्ज देने की क्षमता के बारे में रेटिंग देती है, आरबीआई, उन पर आरबीआई का कंट्रोल होता है। ये स्टेटमेंट, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है। अब इस, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं वो देख लेते हैं। कथन गलत है, क्यों? क्योंकि भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को कंट्रोल करने वाली जो संस्था है, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं बल्कि सेबी है। और सेबी क्या देखता है? ठीक है, तो सेबी ही इन एजेंसियों के लिए नियम बनाती है, या देखती है कि वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं। शेयर मार्केट ना बॉस, शेयर शेयर मार्केट, ठीक है। चलिए, अब आइए, तो ये स्टेटमेंट पहला हमारा गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। आईसीआरए नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्माण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। चलो, तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है आईसीआरए, जो एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर आम लोग खरीद सकते हैं, पब्लिक के लिए खुला है, खुला ऑफर। यानी शेखर जी भी चाहेंगे तो भैया हम इसका 2% शेयर ले लेंगे, रिलायंस का ले लिया, अडानी और अंबानी का ले लिया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है भाई। क्लियर हो गया? चलिए, तो कथन क्या है? ऑब्वियस है, आईसीआरए जो है एक भारतीय निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड है, 91 में कुछ बड़ी वित्तीय संस्थाओं जैसे कि IFCI, LIC, SBI ने मिलकर बनाई थी। ठीक है, ताकि, अच्छा, रेटिंग से क्या हो जाता है? रेटिंग से क्या है कि आपकी क्षमता, जैसे कि जब आप लोन लेने जाते हैं बैंक में, तो सबसे पहले बैंक पता है क्या पूछेगा? आपकी सैलरी कितनी है, या आपकी इनकम कितनी है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इनकम, और नहीं, या फिर 3 साल का आप वो दिखाइए उनको, इनकम टैक्स, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स भी भर रहे होंगे।
नहीं भर रहे होंगे तो बैंक लोन नहीं देगा फिर, है ना। ये सब चीजें होती हैं। चलिए, तो इससे क्या है कि आप जो कर्ज ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपया महीना है, और मैं चाहता हूं कि मुझे 1 करोड़ का लोन मिल जाए, और वो लोन 20 साल के लिए, मैक्सिमम 30 साल के लिए होगा। तो अब वो डिपेंड करेगा एज पे भी, कि आप 20 साल की उम्र में ले रहे हैं या 40 साल की उम्र में। अगर मेरी उम्र में ले रहे हैं तो भैया ये 1 करोड़ तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि 20 साल के लिए, मैक्सिमम 30 साल के लिए होगा। ठीक है जी। तो रिटर्न करने के लिए कि आपके पास क्या है, कैसे करोगे, यानी कुछ इनकम का सोर्स होना चाहिए। तो 5 करोड़ की दुकान अगर होगी तो भैया उसको बैंक बेच के ले सकता है कल को, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो, है ना। तो अब तो पे कैसे करोगे, तो यानी अगर मान लीजिए मुझे यार 1 लाख रुपया मेरा महीना है और मुझे 20 हजार की जरूरत है, या 2 लाख रुपए की जरूरत है, चलो, तो यार 2-3 महीने करके ये आराम से पे कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यानी मैं कैसे पेमेंट करने की मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, क्षमता कितनी है। तो कर्ज लेने वालों की रेटिंग, कि भैया तुम जो कर्ज ले रहे हो तुम रिपेमेंट कर पाओगे कि नहीं पाओगे। बाइक तो ले लिया, अब तेल भराने के पैसे नहीं है तो फिर चुकाएंगे कहां से उसका ईएमआई। बात समझ में आ रही है। तो लास्ट में क्या होता है, बैंक वो बाइक उठा के, गाड़ी मतलब कार और बाइक मतलब बाइक और स्कूटी मतलब स्कूटी, उठा के ले जाएगा। मोहित कुमार, समझ में आई बात। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ऑब्वियस है। ब्रिक वर्क रेटिंग एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। तो भारत में बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो क्रेडिट रेटिंग वो जारी करती है, कि भैया देखो एसबीआई, जैसे हम लोग क्यों कहते हैं कि सबसे भारत में अगर बैंकों की बात करें, आरबीआई नहीं, उसको अलग कर दो, वो बैंकों का बैंक है, ठीक है। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एसबीआई। फिर सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी होगा। तो एसबीआई क्यों है, क्योंकि भाई उसका कितने, उसका कस्टमर कितने हैं उसके पास, उसका डिपॉजिट कितना है, ये उसका साइज क्या है, कितने लोग काम करते हैं, है ना। ये सब चीज देखा जाएगा। कैपेसिटी देखी जाती है, जैसे आप जब बाइक लेने जाओगे तो कितनी सीसी की है, कितना पेट्रोल ये चलता है ना, ऐसा कुछ देखोगे, ये सब चीजें। तो कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। सरल भाषा में बात करें तो ब्रिकवर्क्स रेटिंग जो है एक नाम की एक जो कंपनी ऑब्वियस है, लोगों को या कंपनियों को कर्ज देने की क्षमता के बारे में रेटिंग देने का काम करती है। ध्यान से समझना, कर्ज नहीं देती है। हाँ भाई, मोहित कुमार का क्रेडिट अभी तक कोई लोन नहीं है, और ये 50 करोड़ रुपया सालाना कमा रहा है, वेरी गुड। लेकिन 50 करोड़ दिखाना भी पड़ेगा मोहित कुमार। ऐसा नहीं कि 50 करोड़ कमा रहे हैं और दिखाएंगे 5 लाख रुपया। ठीक है, यूपीएससी में चल जाएगा, बैंकों में नहीं चलता। चलो, क्लियर है। तो यह कथन ऑब्वियस है कि ये भारत में काम करने वाली 6 क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसियों में से एक है, जिसे सेबी, अच्छा, जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होगी वो उसको अपना रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कहाँ पे करवाना पड़ेगा, सिविल कैलकुलेशन, जी बिल्कुल। बैंक में जो कहते हैं ना वो, आप लोगों का भीम और यूपीआई ये सब जो है, उसमें भी आपका सिविल स्कोर जो है कि क्या है, आपको कितना कर्ज मिल सकता है, कितना कर्ज मिल सकता है, मुफ्त में जानिए, मुफ्त में जानिए। और मुफ्त वाला चीज में हम जाके पंच कर देते हैं, उसके बाद सारा डेटा हमारा चोरी हो जाता है, फिर 10,000 कॉल आने लगते हैं। चलो, तो सेबी में रजिस्टर करना भी होगा। पांचों के नाम, यानी पूरे टोटल 6 के नाम यहाँ पे आपको मिल गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट, बैंक ऑफ ब्यूरो। ठीक है, इसके बारे में कौन कौन सा कथन सही है, चलो देख लेते हैं कौन कौन सा। आरबीआई का गवर्नर बीबीआई का चेयरमैन होगा। स्टेटमेंट देख लेते हैं, देख लीजिए स्टेटमेंट सेम है। ठीक है, डबल पढ़ने से बच जाएंगे। यानी यह कथन कह रहा है कि रिजर्व बैंक का जो सबसे बड़ा अधिकारी यानी गवर्नर जो है वही बीबीबी का प्रमुख भी होगा, मुखिया होगा। नहीं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग है ना बॉस। आरबीआई का गवर्नर वहां क्या करने जाएगा, तो बैंक ऑफ ब्यूरो का एक अध्यक्ष होगा, केंद्र सरकार चुनती है। आरबीआई इसका मुखिया नहीं होगा। बीबीबी में
कुछ सरकारी अधिकारी जैसे अलग अलग मंत्रालयों के सचिव होंगे, आरबीआई का एक डिप्टी गवर्नर और कुछ एक्सपर्ट लोग शामिल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन की संस्तुति, रिकमेंडेशन करता है। यानी उसके कुल मिला के ये जो बीबीबी है, इसके फंक्शन के बारे में है, स्ट्रक्चर के बारे में है। ठीक है। फंक्शन से ये क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। ठीक है। तो यह कथन क्या 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 कह रहा है, संस्तुति करता है, यानी बीबीबी जो सरकारी बैंक होते हैं उसके अध्यक्षों को चुनने के लिए क्या करता है, ये नाम सुझाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने एक लाइन में सुन लिया, यहां देख लो, पहला लाइन अगर आपको पता है कि भैया केंद्र सरकार इसको चुन रही है, ठीक है, तो बैंक, जो भी बैंक के बोर्ड का अध्यक्ष, यानी बैंक भी गवर्नमेंट का बैंक है, केंद्र सरकार भी चुन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सरकारी बैंक होंगे उसके अध्यक्ष को चुनने के नाम को ये कम से कम रिकमेंडेशन तो कर सकता है। ये कॉमन सेंस से निकल के आ रहा है। मोहित कुमार एंड मयंक जी। ठीक है। तो व्याख्या के अनुसार यह कथन सही है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम है कि वो बड़े बड़े पदों पे जैसे कि अध्यक्ष और दूसरे जो अन्य जरूरी अधिकारी उनके नाम, भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो मल्टीपल्स लोग रहने होंगे, रखने होंगे, तो उन सबके नामों की सिफारिश करता है। ठीक है। चलिए, तीसरा स्टेटमेंट हमारा है कि सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को कार्य नीतियां और पूंजी वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि भाई बीबीबी जो है सरकारी बैंकों को यह योजना बनाने में मदद करेगा कि भाई आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे काम करें और कैसे ज्यादा से ज्यादा आप फंड रेज कर सके, पैसा जुटा सके। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसी से ही देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इस पॉइंट से ही ये क्लियर हो गया और अगला लाइन भी क्लियर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक बोल रहा है, अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट बैंक कर दूं तो स्टेटमेंट क्या होगा, राइट होगा या रॉन्ग होगा, मयंक जी, मोहित कुमार? रॉन्ग हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है यार। ठीक है। चलो, हालांकि प्राइवेट बैंक भी जो है उनका रेगुलेशन जो है, नॉर्म्स फॉलो आरबीआई का ही करना होगा, लेकिन उनके अपने मैनेजमेंट है भाई। ठीक है। तो यह कथन सही होगा, ऑब्वियस है, योजना बनाने में मदद करेगा, रणनीति बनाने, पॉलिसी लेवल पे कैसे पॉलिसी बनाना है आपको, कामकाज में कैसे, जैसे कि अभी की बात कर रहा हूं, बहुत सारे आप लोगों ने 2 साल पहले सुना होगा, बहुत सारे बैंक आपस में मर्ज कर गए। इसके पहले भी 1966 में, फिर 1992 में, अलग अलग डेट में 12 बैंक, 10 बैंक, सब नेशनलाइज बैंक को मर्ज किया गया और अभी हाल में ही किया गया है। ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो कामकाज को में सुधार करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा कलेक्ट करने के लिए इसको किया गया। तो ये रिकमेंडेशन ऑटोमेटिक है कि कौन दे देगा, सरकार की भी इसमें रहेगी, इसमें स्टेक रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बीबीबी है, ये रिकमेंडेशन कर रहा है इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को कंट्रोल करके कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अरे कोई बात हुई, हलवा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, इस बार के लिए ये जो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय या विभाग, जो भी वटेवर, उपभोक्ता से एक सवाल, मुझे ऐसा, मेरा जो इंट्यूशन कह रहा है, रहेगा, 100% रहेगा। ठीक है। चलिए, ये कौन सा विभाग है भैया? सरकारी विभाग है, मंत्रालय है ना, तो कोई ठगी ना हो, कंज्यूमर के साथ, जागो ग्राहक जागो, ग्राहक भगवान होता है, ठीक है, नहीं, ग्राहक दुकानदार समझता है, ग्राहक जो है बेवकूफ होता है, उसको कैसे बेवकूफ और बना सकते हैं, ये वाली बात। तो जिसने भी दुकान खोली, यू आर द प्रोडक्ट। मैं भी उनमें से
बट मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, मैं कोशिश, ईमानदारी से कोशिश करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी बहुत ईमानदार, अभी भी मुझे लगता नहीं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। 40-50% ही मुझे लगता है कि बस इतना तक ही हो पा रहा हूँ, हालांकि चाह और रहा हूँ। ठीक है। तो ग्राहकों के साथ कोई ठगी ना हो, सही जानकारी मिले, उनके अधिकारों की रक्षा हो, चीजों की जो कीमत है उस पर नजर रखता है, लेकिन सीधे तौर पर कीमतों को कंट्रोल नहीं करता। बस यही एक दिक्कत है, बोलो क्यों। अब इसका एक मैं थोड़ा सा लीक से हट के बता देता हूँ। एक ही पैक, मान लीजिए चिप्स का या कुछ और पैक आप देख लीजिएगा, मॉल में अलग दाम पे आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पे उसका एमआरपी रेट अलग होगा, और यहाँ पे अलग होगा। ऑन ये आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कुछ मित्र जो है वो बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं, तो ये फंडा मुझे बस खाली एयरपोर्ट पे पता था कि भाई पानी का बोतल जो है, वाटर बोतल जो है वो 150 रुपए का मिल रहा है, मतलब 2019 की बात कर रहा हूँ, अभी 200 रुपये हो गया होगा या 250, तो मुझे नहीं पता। 2019 या 2020 में तो यही था। जो नॉर्मल बोतल जो है वो मिलेगा भी नहीं, और पानी का लेवल भी, मतलब वो 600 600 ml पानी होगा उसमें। ठीक है, 150 रुपए का था उस वक्त, 2020 की बात कर रहा हूँ। तो भाई इतनी चीजें महंगी, तो उसके लिए परमिशन लगती है, पहले समझिएगा। लेकिन मॉल में ये परमिशन नहीं है ये करने की, बट लोग कर रहे हैं, गलत प्रैक्टिसेस, ट्रेड प्रैक्टिसेस को कहा जाएगा। ये हो रहा है और ये खुलेआम हो रहा है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग मॉल्स में ये एप्लीकेबल है। आप अमेजोन पे जाके देख लीजिएगा, वहां भी ये गोरख धंधा चल रहा है। प्रोडक्ट की कीमत जो है वो 2,000 रुपए है, उसको दिखा दिया जाएगा 4,000 रुपए है, और उसके बाद आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बहुत फेयर प्रैक्टिस, स्टेट प्रैक्टिस नहीं कही जाएगी। चलो, तो अभी भारत सरकार को यहां भी देखने की जरूरत है। चलो, ठीक है। अभी ये लाइमलाइट में क्यों रह गया, क्योंकि कोचिंग संस्थानों में ये जो उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है, निधि खरे उनके अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, लगातार फाइन पे फाइन लग रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अच्छा काम हो रहा है। बट अभी बहुत कुछ होना बाकी है, सिर्फ कोचिंग नहीं, और भी जगह पे। जैसे कि फूड को लेकर अभी भी भारत सरकार बहुत अवेयर नहीं है। 90% जो आपको मिलेगा फूड इस पे, वो सड़कों के किनारे मिल रहा है। ठीक है। चलिए, आइए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसे इसके स्ट्रक्चर पे उपभोक्ता मामलों का मैंने करंट अफेयर में करवा रखा है हालांकि। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर में क्या। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या एक महिला होनी जरूरी है। इसका जो कोड होता है, बस। तो कहा महिला मैंडेटरी है। ठीक है, ये सब चीजें यूनिक फैक्ट है, तो आप उसको रखिए, यूपीएससी पूछता है। ठीक है। चलिए, व्यय प्रबंधन आयोग, सरल भाषा में बात करें तो आयोग सरकार के खर्चों को देखेगा। या आयोग के, इसका इसका काम क्या है, गवर्नमेंट जो भी खर्च कर रही है, ये गिद्ध नजर रखता है कि सरकार का पैसा कैसे और कहाँ पैसा खर्च करे, ताकि पैसे का मिसयूज ना हो, बर्बादी ना हो, सही तरीके से काम हो। खर्चों को मैनेज करना है, ना कि कीमत को कंट्रोल करना। तो प्रबंधन का मतलब नाम से ही क्लियर है यार, प्रबंध कर रहा, मैनेज कर रहा है। ठीक है। फिर से ध्यान से एक एक्स्ट्रा लाइन आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं। जो पैसा जिस मद में आया है, नल 100, इस गांव में एक्स गांव है, उसमें 100 नल जो है टैप लगाना है, फिट करना है, ये पैसा उस चीज के लिए है। और बच्चे भूखे हैं कहीं पे, तो क्या हम ये पैसा यहां डाइवर्ट कर सकते हैं, यस और नो। मोहित कुमार, मोहित कुमार, पैसा आया था। जी, वेरी गुड। तो मम्मी ने अगर आपको बैंगन लाने के लिए पैसे दिए हैं, तो गोभी लेके नहीं आना है। बात समझ में आ रही है। चलिए, ऐसे समझिए।
जिस मद में आया है पैसा उसी मद में खर्च होगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, ये क्या है भाई? ये आरबीआई के इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हो जाते हैं, कमिटी है, इट्स अ काउंसिल, परिषद है ना, काउंसिल है। इसका काम क्या होता है कि ये देश में पूरी वित्तीय सिस्टम, जैसे बीमा कंपनियां वगैरह जो है, ठीक से काम करें, उनमें कोई बड़ा खतरा ना आ जाए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर इसका फोकस होगा। कहाँ होगा? स्टेबिलिटी पर। लेकिन सीधे तौर पे महंगाई को कंट्रोल करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अलग चीज है और महंगाई को कंट्रोल करना अलग चीज है। वो आरबीआई ही कर सकता है बॉस। लिक्विडिटी सक करना है, पैसा ज्यादा मार्केट में है, बस सीधा सिंपल सा चीज है, मार्केट से पैसा उठा लो। ठीक है, चलो। आरबीआई दे बैंकों का बैंकर है, ठीक है। तो ये इसका मुख्य काम ही है कि देश में पैसे की सप्लाई जो है उसको कंट्रोल करना, और यह देखना कि चीजें ज्यादा बहुत महंगी ना हो जाए, महंगाई को भी कंट्रोल करना, ताकि प्राइस जो है वो स्टेबल रहे। तो ब्याज दरों को बदलकर और दूसरे तरीकों से वो पैसा, जो मनी का जो फ्लो है उसको मैनेज करता है। तो यूपीएससी ने कम से कम 10,000 बार पूछ रखा होगा ये बात कि भाई मार्केट में किन किन तरीके से महंगाई को कम किया जा सकता है। आपके दिमाग में पॉइंट्स में याद होने चाहिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन कल मैंने बताया था, ओएमओ, याद है कुछ? जी, चलिए किसी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, उसको निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक है, सही है, वो देखना है। चलिए देखते हैं, आइए। जो नई नई टेक्नोलॉजी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। नई टेक्नोलॉजी पूंजीगत व्यय है, और ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। अब इसको जब तक आप नहीं पकड़िएगा तब तक थोड़ा सा मेरे नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स की अगर हम बात करें, वो सारी चीजें मैंने बहुत ही लेमन टर्म्स में बता रखी है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जरा सा। ये कथन क्या कह रहा है? नई टेक्नोलॉजी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय, ठीक है। कोई संगठन या कंपनी अगर न्यू टेक्नोलॉजी को, मशीन खरीद रही है, प्राप्त करना मतलब खरीदना ही हुआ ना बॉस, कोई मुफ्त में तो देगा नहीं। तो खरीदती है तो वो पूंजीगत व्यय कहलाएगा। पूंजीगत व्यय का मतलब वह एक्सपेंडिचर है जो लंबे समय तक कंपनी को फायदा पहुंचाए। जैसे कि मैंने कैंची ले ली, मैं एक बार्बर हूं, मैं एक नाई हूं, ठीक है, और मैंने कैंची खरीदी, तो भैया जब तक सांस रहेगी तब तक कैंची चलता रहेगा। यानी ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन के बाद कैंची खराब हो जाएगी। हाँ, बीच बीच में उसके ऊपर धार लगाना होगा, एक अलग चीज है, लेकिन मेंटेनेंस वाली बात है। तो पूंजीगत व्यय यानी पूंजीगत जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लंबे समय तक, जैसे घर, आप बहुत अरबों रुपए हैं तो आप हर शहर में, हर कस्बे में, गली में घर खरीदते जाइए, वो एक अलग चीज है। लेकिन आदमी घर, एक आम मिडिल क्लास जो है, एक ही बार घर खरीदता है। जैसे फ्रिज, क्या हर महीना फ्रिज खरीदिएगा? नहीं। हर महीना गाड़ी खरीदिएगा, गाड़ी मतलब वो मेरे लिए बाइक, आप लोगों के लिए कार। मोहित कुमार, ठीक है, चलिए। तो जब कोई कंपनी अपनी संपत्ति यानी जमीन, फैक्ट्री, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी खरीदने में या बेहतर करने या मरम्मत करने के लिए पैसा खर्च करती है, ध्यान से समझिएगा, खरीदने की, परचेस करने की बात हो, या उसको इम्प्रोवाइज करने की बात हो, या उसमें कुछ मरम्मत करना हो, तो उसे पूंजीगत व्यय माना जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स कहते हैं जिसको, ये कहा जाएगा, लॉन्ग टर्म में रहेगा। तो नई टेक्नोलॉजी खरीदना कंपनी को लंबे समय तक काम करने और तरक्की करने के लिए मजबूत करेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को जूम पे पढ़ा रहा हूं, तो मुझे 1 साल का पूरा पैसा मुझे पे करना होता है, हर दिन तो पे नहीं करना है मुझे। ठीक है, चलिए अब आइए, नया नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ऋण वित्तयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है। ऋण वित्तयन भैया अभी समझते हैं, ठीक है। जबकि इक्विटी वित्तयन जो है
उसको राजस्व व्यय माना जाता है। कथन क्या कह रहा है, अगर कंपनी कर्ज लेकर पैसा जुटा रही है तो उसे, भाई लोगों से कर्ज ले रही है तो पूंजीगत व्यय लॉन्ग टर्म में हमको वापस करना है ना। वहीं अगर कंपनी अपने शेयर बेच कर पैसा जुटाती है, जैसे मोहित कुमार के पास एक विकल्प है कि भाई अपने दोस्तों से, 10 दोस्तों से या 10 लोगों से पैसा 100-100 रुपए ले ले तो 1000 रुपए बन जाएंगे, ठीक है। या फिर मोहित कुमार के पास एक विकल्प ये है कि भाई हाथ में पड़ी पहनी हुई घड़ी जो है उसको बेच दिया जाए। दोनों तरीके से पैसा आ सकता है। अब मोहित कुमार का दिमाग चलेगा सर दूसरे से लूट के भी तो लाया जा सकता है, नहीं, अभी फिलहाल इसी पे रहते हैं, ठीक है मोहित जी। तो उसे राजस्व है, यानी कि कुछ बेच कर आपने पैसा जुटाया, ठीक है। तो राजस्व व्यय का मतलब हो गया यहाँ पे वो एक्सपेंडिचर होगा जो कंपनी की रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ा हुआ होता है। भाई इतना तो लगेगा ही, बिजली तो इतना खर्च होना ही है, इतना तो ये होना ही होना है ना। तो ये जो डेप्थ फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, कर्ज लेकर पैसा जुटाना। ऋण वित्तीयन पूंजीगत व्यय होगा, तो यह कंपनी की पूंजी का हिस्सा होगा, लेकिन यह खुद का व्यय नहीं है। कर्ज को वापस चुकाना पड़ेगा, पैसा लिया तो चुकाना पड़ेगा भाई। कर्ज को रिस्ट्रक्चर करना, पुनर्भुगतान, रीपेमेंट। अगर जो आपने ऋण लिया है, लोन लिया है बैंक से, तो उसको रिपेमेंट तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वित्त पूंजी वित्त पोषण का उदाहरण हो सकता है, लेकिन वो पूंजीगत व्यय नहीं होगा। तो डेप्थ फाइनेंसिंग का मतलब समझ में आया, कर्ज लेकर पैसा जुटाना। इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर बेच के पैसा जुटाना, ठीक है। तो यह भी कंपनी का पूंजी का हिस्सा होगा, शेयर बेचने से कंपनी को पैसा मिलता है, ये भी व्यय नहीं है। यानी ये किसका एग्जाम्पल है, ये गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का। भैया हमने ऋण क्यों लिया किसी से, हमने लोन लिया नहीं, मेरे पास शेयर था, मैंने शेयर बेच के पैसा ले लिया। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथनों पर विचार करना है, करते हैं विचार। चलिए, घरेलू वित्तीय बजट का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, फैब वाले मंथ में देखा होगा इस तरह से कि रुपया आता है रुपया जाता है, किन किन मदों में रुपया आता है, किन किन मदों में रुपया जाता है। तो रुपया ना देकर पैसे में किया जाता है, यानी 1 रुपए में 10 पैसा यहां जा रहा है, 5 पैसा यहां जा रहा है, 15 पैसा यहां जा रहा है। अलग अलग मद में, रक्षा मद, ये मद हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, उसको स्किल एनहांसमेंट है, अलग अलग तरह के मद होते हैं, ठीक है। चलिए डिकोड करते हैं, तो कथन कह रहा है, ये स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि हमारे देश में लोग जो पैसा बचाते हैं, सेविंग करते हैं, बैंकों में जमा करते हैं या दूसरी तरह के में कुछ इन्वेस्ट कर दिया, तो उस बचत का कुछ हिस्सा सरकार कर्ज के रूप में इस्तेमाल करती है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये निकल के आ रहा है। तो अगर मैं ये एक बात, ये गुलाब शाह अलवी जी, ठीक है, आप ऐसे समझिएगा कि अगर आपको, जब ये तो पहले पूरा पढ़ लीजिए आप, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहा है, अगला क्वेश्चन सही करवा देगा आपका, ठीक है। और जब 2-4 दिन बचा हुआ हो तो सिर्फ व्याख्या पढ़ के आप काम चला सकती हैं, फिर सरल भाषा वसा छोड़ दीजिएगा, सीधा ये पढ़िएगा डायरेक्ट, बात ही खत्म। तो आपका, आपको जो 7 दिन 10 दिन लगना है, वहां 1 दिन में 2 दिन में काम हो जाएगा। स्पीड लेकिन धीरे रखिएगा। लास्ट मोमेंट में लोग क्या करते हैं, 2 घंटे में पूरा हिस्ट्री खत्म, भैया वो मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सही बात है कि जब गवर्नमेंट के पास आपने पैसा रख दिया, उसके बॉन्ड पे निवेश कर दिया, सेविंग में रख दिया, तो मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट जब पैसे से, तो से ही तो पैसा बनेगा ना, पैसे से ही पैसा बनेगा, तो गवर्नमेंट को काम करने के लिए पैसे चाहिए, और वो पैसा पब्लिक का है, पब्लिक इसीलिए तो कहते हैं कि हमारा पैसा है,
गवर्नमेंट टैक्स लगा के भी पैसा बनाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को सर्व करना है, आपको सर्विस देनी है ना। तो जब सरकार पैसा उधार लेती है तो अलग अलग जगह से लेती है, तो इसमें बचत भी शामिल है, यानी कि आपने 5 साल के लिए वो पैसे फिक्स कर रखे हैं। अब अभी फिलहाल के लिए ये मत बोलो कि यार हम तो कभी भी निकलवा सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन सभी लोग निकलवा लेंगे एक साथ, एक ही दिन, एक ही समय, ऐसा नहीं। तो सरकार को सरकारी बॉन्ड या ट्रेजरी बिल जारी करती है, यानी जब सरकार को, अब यहां समझिएगा टेक्निकल चीज है, यानी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो क्या इशू करेगी शेखर? गवर्नमेंट को अगर पैसे चाहिए तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सरकारी बॉन्ड या ट्रेजरी बिल जारी करेगी, इशू कर देगी। क्लियर? तो एक तरह का ये क्या कर्ज है, क्योंकि लायबिलिटी है ना बॉस, मुझे चुकाना है। शेखर जी कल को धमक पड़ेंगे, सर मेरा मैच्योरिटी हो गया, लाओ पैसे दो। तो जिसे लोग खरीदते हैं, और इस तरह से सरकार, इस तरह अपनी बचत सरकार को देते हैं वो। अब 5 साल के बाद भाई, आपने 5,000 में खरीदा है और 10 साल के बाद वो 5 साल के बाद वो 11,000 रुपये मिलेगा सपोज, यही है ना। बस। चलिए, अब आइए नीलामी पे, ऑक्शन पे। बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित, डेटेड जो प्रतिभूतियां हैं, आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक, कंपोनेंट होती है। ठीक है, लेमन टर्म्स में देखिए तो सरकार जो बॉन्ड है, बॉन्ड यानी डेटेड जो प्रतिभूतियां, ये नीलाम करती है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, जिनकी ब्याज दरें बाजार की स्थितियों के हिसाब से तय होती है, यानी मार्केट तय करेगा आज ये बॉन्ड कितने में बिकेगा, कल कितने में बिकेगा। आपने सस्ते में लिया, मुझे महंगा पड़ रहा, मुझे सस्ता पड़ रहा है, आपको महंगा पड़ रहा है। डे टू डे ये फ्लक्चुएट होगा मार्केट के हिसाब से। तो ये सरकार की अंदरूनी कर्ज, यानी देश के भीतर से लिया गया ऋण का एक बड़ा हिस्सा होती है। कहने का मतलब ये निकल के आया, बिल्कुल सही बात। अब देखिए, अगर आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग कह देगा कि हाँ भैया ऐसा होगा। कॉमन सेंस, यानी ये सिर्फ कॉमन सेंस वाली बात है, अभी तो हम उसके एक्सप्लेनेशन पे जा भी नहीं रहे। यानी अगर आपने इसको समझ लिया तो एक जिसको कुछ भी नहीं आता है उसका भी बेड़ा पार है। ठीक है, सरकार जो अंदरूनी कर्ज लेगी देश के अंदर से लेगी, तो ज्यादातर हिस्सा जो है ऐसे सरकारी बॉन्ड से आता है जिसे नीलामी में बेचा जाता है। यानी सरकार जब नीलामी में बेच रही है, यानी कम कीमत पे, मान लीजिए 100 रुपए का वो बॉन्ड है, सरकार उसको 40 रुपए में बेच रही है, तो आप खरीदने के लिए, अरे यार 40 है तो आपको ये 100 रुपए का तो मिल ही जाएगा 2-3 साल बाद, चलो चलो खरीद लेते हैं, यही करोगे आप। तो ये नीलामी में बेचा जाता है, जिससे जिनकी ब्याज दरें बाजार के हिसाब से तय होगी। और ये सरकार के कर्ज लेने का एक तरीका होता है, यानी सरकार को बॉन्ड बेच भी सकती है, नीलामी कर सकती है। और ये नीलामी किस बॉन्ड की होगी? जो डेटेड होगी, दिनांकित प्रतिभूतियां होती है। तो ऐसा सरकार कब करती है? जब उसे पैसे की जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसे भी पैसा आ जाएगा, तो आंतरिक ऋण, पर वो पैसा आएगा बट वो ऋण होगा। यानी सरकार अभी 40 रुपए तो आपसे ले लिया, लेकिन जो डेट में वो उसको चुकाना होगा, सरकार को उतना पैसा पे करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि भाई ये लो 10 रुपए का पेन है पर मैं आपको 5 में दे रहा हूं, ठीक है, तो आप ले लोगे, लेकिन वो पेन मार्केट में कितने बिकेगा? वो 10 में ही बिकेगा, तो 5 का आपको फायदा हुआ, तभी तो परचेस किया ना बॉस। मोहित कुमार, मयंक जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। त्वरित वित्तीय प्रपत्र, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये दो टर्म्स है। देखिए टर्म्स यूपीएससी पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है? उधार, बोरो करना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें पूछा कि कौन कौन ये जो है ये दोनों करते हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। रैपिड, अब एक टर्म्स बताता हूं, यहां बहुत आराम से देखिएगा। रैपिड का मतलब हुआ तुरंत देना है, और यहां भी तुरंत है, देखिए यहां भी रैपिड है, ठीक है। एक फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा क्रेडिट फैसिलिटी है, ठीक है। एडीबी क्या है? लेमैन टर्म्स में देखिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, ये
आपको सपोर्ट करेगा, आपको मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा किसी प्रोजेक्ट में, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ये बात। लेकिन अगर इंडिया की बीओपी जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको कहते हैं, यानी हम अमेरिका से शेविंग क्रीम मंगा रहे हैं, और शेविंग क्रीम जो है का पेमेंट करना है हमें डॉलर में, पर डॉलर तो मेरे पास है नहीं, तो डॉलर कहां से आएगा? अब उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्लियर करने के लिए बीओपी, बीओपी होगा, बीओबी नहीं, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसको, उसको पेमेंट करने के लिए हमारे पास डॉलर नहीं है, तो वो पैसा उस वक्त इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए कौन देगा? आईएमएफ। मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं मैं। क्लियर है? बिल्कुल सही है बॉस। नहीं, आरबीआई गवर्नमेंट से कुछ हिस्सा लेगा, बाकी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही है ना। पहले समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, वो थोड़ा सा वो गड़बड़ है। कस्टमर सिक्योरिटी बॉन्ड जो है पीएनबी इशू कर रहा है, ठीक है, से पीएनबी से कस्टमर ने पीएनबी से ले लिया ये बॉन्ड, ठीक है, पीएनबी ने आरबीआई से ले लिया, चलो ये भी, ये आरबीआई क्या, अब ये बैंक गवर्नमेंट दे रही है वहां पे, आरबीआई को नहीं, आप गलत कह रहे हैं यहाँ पे, आरबीआई को जाके सीधा नहीं दे रही है, वो मार्केट में दे रही है, बॉन्ड मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो परचेस कर लीजिए। तो आरबीआई के पास भी ये राइट है कि वो गवर्नमेंट का पैसा रख, मतलब उस बॉन्ड को खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट के, आरबीआई के पास भी ये राइट है। ओपन मार्केट है बॉस, आप भी खरीदो वो भी खरीदेगी, जो पैसा दे रहा है उसको खरीद लेगी। तो बहुत सारी चीजों में क्या है, आरबीआई तो इसको खरीदती है, जब जब एक बड़ा अमाउंट चाहिए, तो आरबीआई के पास पैसा, चूंकि बैंकों का पैसा पड़ा है और देश को चलाना है, तो ऑब्वियस है आरबीआई और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाता है, ठीक है। हालांकि इसके लिए भी नॉर्म्स है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के हमने कह दिया। हाँ, मार्केट मीन्स क्या? शेयर मार्केट, इसमें भी दो तरीका होता है, ये भी समझिए। कुछ बॉन्ड तो शेयर मार्केट में चला गया, कुछ बैंकों के पास चला गया, कुछ जो है आरबीआई जो है मार्केट में आने से पहले ही गवर्नमेंट के साथ जो कोऑर्डिनेट करके कि भैया चलो हम इतना पैसा हम ही दे रहे हैं, हम ही दे दो। बात समझ में आ रही है? नहीं तो आरबीआई से डायरेक्ट परचेस कर भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। बैंक, हाँ बैंक है तो फिर शेयर मार्केट भी तो है बॉस, और आरबीआई भी परचेस कर रही है, बट वो गवर्नमेंट से परचेस कर रही है, ठीक है। इसको कंट्रोल करने का तरीका होता है ये, ठीक है। इसका एक एक माइंड मैप बनता है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक माइंड मैप बना के दूं, मुझे याद दिला दीजिएगा। हालांकि मुझे ये याद है कि आपका एक क्वेश्चन था जो अभी तक मैंने उसको उसका आंसर नहीं किया है, बट कर दूंगा, टाइम का थोड़ा सा कमी था, ठीक है। एक मैं इसका बना के आपको वो दे दूंगा। जी आप कह सकते, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। जी डिम्पल, कुल मिला के शेखर ने भी ऐसे यही कहा है लगभग, ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा आरबीआई ऊपर में आ गया था, ठीक है। चलिए, मतलब आप लोगों की समझ ठीक काम कर रही है फिलहाल, चलिए। तो सरल भाषा में देखें तो एडीबी क्या है भाई? एशिया का, मनीला में जिसकी राजधानी है, एशिया पे फोकस करना है। आईएमएफ का काम क्या है? सदस्य देशों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अमेरिका वॉशिंगटन में इसका वो है, मुख्यालय है। वित्तीय मदद करेगा उन देशों को जिनको अचानक पैसे की जरूरत पड़ती है, यानी बीओपी की समस्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या। तो त्वरित, तो दो तरीके से वो देशों की मदद करता है, सदस्य देशों की अगर दिक्कत, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, है ना। हम इंडिया भी शामिल है, बट इंडिया 1991 में था, उसको जरूरत पड़ गई थी, तो अपना सोना जाके गिरवी रखना पड़ गया था, ठीक है। तो त्वरित वित्तीय जो प्रपत्र है,
और त्वरित ऋण फैसिलिटी, दो तरीके हैं और दोनों इसी के तरीके हैं, आईएमएफ के हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें, यूएन की बात करें, ये यूएनईपी हो गया, तो उसके फंड के लिए काम करेगा, ये प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगा जो पर्यावरण के लिए अच्छे हो। ठीक है, यूएन का। और विश्व बैंक की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय, ये भी संस्था है, डब्ल्यू बैंक, जो गरीब देशों और तरक्की करने में मदद करते हैं, कर्ज देगी, लॉन्ग टर्म देगी, है ना। तो इसका काम विकास से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे को फाइनेंस करना होता है। जैसे कोई बड़ा डैम बनाना है, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए लगना है, या 10 लाख करोड़ रुपए लगना है, तो वर्ल्ड बैंक से ले लिया। जैसे भारत में मेट्रो वो करना है आपको, क्या नाम है, तो उसके लिए हालांकि वर्ल्ड बैंक नहीं कर रहा, तो जापान कर दे रहा है हमें। उससे भी बड़े बड़े अमाउंट बहुत सारे वर्ल्ड बैंक से लिए जाते हैं, भारत भी लेता है। ठीक है, चलो। नीर, रीर। ठीक है, तो ये नीर क्या है, वृद्धि। इसको थोड़ा सा हम यहीं पे देख लेते हैं, नीर क्या है। एक मिनट, ये स्टेटमेंट ठीक है ना यहाँ पे। नीर जो है में वृद्धि, रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। नीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रीर में वृद्धि, व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है, इंप्रूवमेंट को। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष, यानी कंपैरेटिव टू इन्फ्लेशन। ठीक है, जो घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीड और रीढ़ के बीच में वर्धमान अपसरण, अपसरण का मतलब डिग्रेशन होता है एक तरह से, ठीक है, उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम इस कॉम्प्लेक्स को डिकोड कर लेते हैं। नील विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में बात करें तो घरेलू मुद्राओं, द्विपक्षीय नामात्र वित्तीय दरों, विनिमय दरों पर भारित औसत है। ठीक है, नामात्र विनिमय यानी एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हुआ, ये डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना, ये एक्सचेंज रेट हो गया। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए आवश्यक घरेलू मुद्रा की राशि, यानी $1 खरीदने के लिए हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मान लीजिए कि कल 82 पे था, आज 85 पे, सपोज, एक दिन में इतना नहीं बढ़ेगा लेकिन मान लेते हैं। तो 82 रुपीज पहले हमें $1 खरीद, कल तक मुझे 82 रुपए खर्च करने पड़े थे, आज 85 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये निकला। इसलिए नीर जो है में वृद्धि या कमी उसके व्यापारिक साझेदारों की मुद्रों पर भारित जो बास्केट है, टोकरी के मुकाबले मूल्यह्रास को दर्शाती है। ठीक है, सही है कथन, ऑब्वियस सी बात है। क्यों सही है, अब इसको थोड़ा लेमन टर्म्स में समझ लेते हैं। तो नीर क्या है, एक तरह का एवरेज है जो दिखाएगा कि रुपए की कीमत दूसरे देशों में की मुद्राओं की कंपैरिजन कैसी है, यानी ज्यादा है या कम है। जैसे कि डॉलर से कंपेयर करें यार, इस रुपए को हम कंपेयर करेंगे डॉलर से, तो मजबूत कौन है, डॉलर। और लेकिन पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो, श्रीलंकन रुपीस की बात करें तो, बांग्लादेश की बात करें तो, मालदीव की बात करें तो, ऑब्वियस है यार, हमारा इंडियन रुपीस ज्यादा मजबूत है। 7 रुपए पाकिस्तानी इजिकल टू 1 रुपया इंडियन। लेकिन यही, अब हम वापस जाते हैं, दुबई चले गए, सऊदी अरब चले गए, तो 10 रुपया है वहां का, मतलब इंडियन रुपीस 10 रुपया बराबर, वहां वहां का 1 रुपया का, ऐसे समझिए, दिनार समझिए, जो भी है इसका, रियाल दिनार जो भी है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो कंपैरिजन दिखाता है, तो मुद्रा की क्षमता, मुद्रा को ज्यादा महत्व दिया जाता है उन देशों की मुद्राओं को जिनके साथ भारत का ज्यादा व्यापार होगा। ऑब्वियस है यार, हमको डॉलर्स में करना है व्यापार, और वैसे भी पूरे विश्व में हम जहां भी ट्रेड करेंगे वो डॉलर ही होने वाला है। तो रीर बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब साफ साफ है कि रुपए की कीमत उन मुद्राओं के मुकाबले बढ़ गई है, यानी रुपया मजबूत हो गया है। तो रुपया मजबूत हो तो नुकसान हुआ या फायदा हुआ, ट्रेड में एक्सपोर्ट करना है ना। बात समझ में आई, लॉस हो जाएगा। नहीं, प्रॉफिट किसने कहा भाई, अरे अरे अरे, प्रॉफिट कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है भाई।
मेरा मेरा पैसा इंडियन रुपीज बढ़ का वैल्यू बढ़ गया, तो हमें निर्यात में अभी बताया ना मैंने। अरे रुपया मजबूत हो गया तो मेरा निर्यात घट जाएगा भाई, हमको ज्यादा पैसे, वो लोग सामान कम ऑर्डर करेंगे। एक मिनट, रुपया बढ़ने का मतलब कि महंगा हो गया, चलो रुपया महंगा हो गया मतलब उस सामान का कॉस्ट महंगा हो गया। और अगर सामान महंगा हो गया भाई, 10 रुपए का पेन अब 15 रुपया हो गया, तो कितना पीस खरीदिएगा? कम यार, थोड़ा कम कर देते हैं, यही होगा ना। स्पोर्ट महंगा हो गया मेरा, वो लोग नहीं लेंगे सामान मेरा। 2-2 रुपए करके लोग बढ़ाते हैं फिर, है ना, क्यों बढ़ाते हैं? तो नीर घटता है तो रुपए, नीर घटने का मतलब वैल्यू कम हो गया, रुपए कमजोर हो गया, तो मेरा निर्यात बढ़ जाएगा। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन देखो अमेरिका के साथ पता है क्या है, अमेरिका को कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वो चौधरी अंकल है, ऐसे समझो। उसे भारत अपना नोट छाप के काम नहीं चला सकता। ठीक है। बट अमेरिका के साथ क्या है कि भैया, कहीं व्यापार हो या ना हो, उसका व्यापार हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका डॉलर हर जगह है, तो चौधरी अंकल है। बात समझ में आ रही हो? आ रहा है आप लोगों को? आप, वो कुछ भी नहीं करेगा तब भी उसका डॉलर मजबूत होता रहेगा, क्योंकि डिमांड ही उसकी, उसने पूरा मार्केट को ऐसे स्ट्रक्चर कर दिया है। तो चौधरी अंकल वही है फिर, अंकल सैम। वो किसी से ट्रेड करे ना करे, उसका वो ग्रो करता रहेगा, और जहां उसको पैसे की कमी होगी वो अपना नोट छाप लेगा, डॉलर छाप लेगा। उसकी उसकी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे, हमारे पे पड़ जाएगा अगर हमने अपना करेंसी ज्यादा छाप लिया तो। क्योंकि हमारा डॉलर का वैल्यू कम, हमारा इंडियन रुपीज है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी फिर, क्योंकि सबके पास पहुंच जाएगा, छपेगा तो बटेगा भी ना। जी। तो एक लाइन में मोटी दो वर्ड आपको समझना था मयंक जी। नीर बढ़ेगा, क्या हो गया? बढ़े, नीर बढ़ेगा, रुपया मजबूत हो गया। नीर घटेगा, मेरा रुपया का वैल्यू गिर गया, बस काम खत्म। चलो अब देखो, रीढ़ की बात करें। रीढ़ घरेलू और विदेशी देशों के बीच में मूल्य अंतर के लिए एक एडजस्टमेंट, समायोजित नामात्र एक्सचेंज रेट का औसत भार है। इसलिए किसी देश में रीढ़ की में वृद्धि का संकेत है, निर्यात महंगा हो जाएगा और आयात सस्ता हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि व्यापार अपना जो कंपटीशन है वो खो रहा है, ये कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि रीढ़, देखो यहां नीर की बात थी ना, यहां नीर की बात थी, अभी ये रीढ़ है। फुल फॉर्म, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, रीढ़। रीढ़ में क्या है? रुपए की कीमत दूसरे देशों की मुद्राओं के मुकाबले, इसको आप कंपेयर करेंगे तो इसमें महंगाई को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस देश में कितनी महंगाई है। अगर भारत में महंगाई दूसरे के मुकाबले ज्यादा है तो रीढ़ बढ़ने का मतलब है कि भारत से चीजें खरीदना महंगा हो रहा है, और दूसरी चीजों में, दूसरे देशों में सस्ता पड़ेगा। तो रीढ़ में वृद्धि का मतलब है कि भारत का व्यापार कमजोर हो, कोई खरीदेगा ही नहीं बॉस। नहीं नहीं यार, इस दुकान में नहीं, हम आगे वाली दुकान में लेंगे, वो सस्ता दे रहा है ना। तो कथन कहता है कि रीढ़ में वृद्धि सुधार कर रहा है, नहीं नहीं, चीजें तो महंगी कर देगा ना वो तो, प्रतिस कंपटीशन में सुधार नहीं कर रहा है, वो कंपटीशन को, मतलब क्या करें, ये तो कंपटीशन ही नहीं है भाई। बात समझ में आ रही है? महंगा कर दिया ना चीजों को, ये देखो चीजें महंगी हो गई। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, वास्तविक, यानी जो प्रभावी, जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर जो है, उसके कंपैरिजन, कीमतें या लागत एडजस्टमेंट, NEER, रीर है, जिसको आमतौर पर डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है और व्यापारिक भागीदारों के बीच मुद्रास्फीति के अंतर के रूप में दर्ज किया जाता है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या? महंगाई। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी देखा हमने
कि मुद्रास्फीति को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सेकंड स्टेटमेंट ही है, देखो महंगाई को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एन जो नीर, ये नीर है ना, ये जो नीर है, नीर क्या है, ये देखो ये नीर। तो कंपैरिजन की बात हो रही थी, व्यापार ज्यादा करना आसान था। ठीक है, तो महंगाई की बात हो रही थी, रुपए अगर रील बढ़ गया तो चीजें क्या हो गई, मेरी रुपए की कीमत बढ़ गई। नीर घट गया तो नीर का हमारे इंडियन रुपीज जो है वो घट गया। लेकिन व्यापार में बात करें तो सरल भाषा में, तो ये मुद्रास्फीति जितनी अधिक होगी, नीर और रील में जो डेविएशन है, अंतर उतना ही अधिक होगा। इसको थोड़ा सा कॉमन भाषा में समझ लें। तो नीर, रीर और नीर, रीर नीर ही है, लेकिन थोड़ा सा महंगाई में उसमें महंगाई के फर्क को, उस जो डिफरेंस है उसको जोड़ दिया जाता है। यानी भारत में महंगाई, जिन देशों से व्यापार होता है उसमें, उस देश में महंगाई, पहले समझना बात को। अमेरिका में भी महंगाई है, यहाँ भी महंगाई है, लेकिन कंपैरिजन करना होगा हमें महंगाई ज्यादा कहाँ पे। तो भारत में महंगाई दूसरे देशों के देश में से अगर ज्यादा बढ़ती है तो रीर, नीर और रीढ़ के बीच में अंतर बढ़ जाएगा। क्योंकि रीढ़ सिर्फ रुपए की कीमत देखता है। यानी अगर नीर बढ़ गया मेरा, नीर मेरा बढ़ गया तो रुपया मजबूत हो गया, और नीर कम हो रहा है, तो यानी रुपया मेरा, उसका वैल्यू जो है वो कमजोर हो रहा है। रीर क्या करता है, थोड़ा सा ये बड़ा भाई है, ये भी देखता है ना, ना महंगाई भी देखो यार। आपकी सैलरी, शेखर जी की सैलरी जो है वो 10 लाख रुपया महीना है, लेकिन शेखर जी के खर्चे भी जो है, क्योंकि शेखर जी जहां रहते हैं, जिस पॉश कॉलोनी में रहते हैं भैया, वहां तो खाने और रहने और किराया देने में ही उनका 9.5 लाख रुपया खर्च हो जा रहा है। तो वो 50,000 ही बचा पा रहे हैं। लेकिन मोहित जी 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन इनका 4 लाख रुपया बच जा रहा है। तो ज्यादा अच्छा किसका मानेंगे हम, 50,000 सेविंग या 4 लाख सेविंग? ऑब्वियसली जिसका सेविंग ज्यादा हो रहा है, पैसे ज्यादा बच रहे हैं। तो महंगाई भी, रीढ़ क्या है, महंगाई भी देखेगा, नीर वो नहीं देखेगा। नीर छोटा बाबू है, रीढ़ बड़ा बाबू है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रीढ़ का मतलब कंपैरिजन कर लो यार, मुद्राओं से मुकाबला कर लो, देख लो कि कितना व्यापार हो रहा है, रुपया मजबूत हुआ या कमजोर हुआ। रीढ़ में क्या है, औसत मूल्य के साथ साथ महंगाई को भी हम शामिल करेंगे। इसमें महंगाई शामिल नहीं होगी, इसमें होगी। बस यही तो था। और मुद्रास्फीति का मतलब कि भाई जब समय के साथ साथ चीजें और जो सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, दैट्स इट, यही बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे कंफर्म करके भी बता देना अगर आप लोगों का मन हो तो। रियल क्वेश्चन है ना ये सारा, ओरिजिनल क्वेश्चन लगा हुआ है। ठीक है, अगर कहीं चेंजेस आपको लगता है तो मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति जो है, सख्त मुद्रा नीति, आरबीआई भी सख्त करता है, ठीक है। सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर लेके जा सकते हैं। सख्त मुद्रा नीति का मतलब क्या हुआ, यानी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया, बहुत हाई कर दिया। बैंक में आप सेविंग में रख रहे हैं, हम पैसा नहीं देंगे यार, 1 रुपया देंगे। आप 10 लाख रुपया रखो, हम 1 रुपया देंगे। मोहित कुमार कहेंगे भैया हम 1 रुपया क्यों ले, एक 1% क्यों ले, 2% क्यों ले, हम इंडियन मार्केट में लगाएंगे, हमको 5% मिल रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होता है। सख्त मुद्रा नीति का मतलब ही यही है। तो यूएस फेडरल की बात हो या किसी भी देश में, कोई भी देश की अगर की बात करें, ठीक है, तो सख्त मुद्रा नीति, जैसे आरबीआई जो है ये भी सख्त मुद्रा नीति अपनाता है, मार्केट से मनी फ्लो जो है सक कर लेता है। ठीक है, तो वो पूंजी, अब यानी आप उस पैसे पे, मोहित कुमार अमेरिकन बैंक में सेफ डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट में अपना $10,000 रखा, लेकिन उसको 2 रुपया मिल रहा है। लेकिन अगर उस पैसे को उठाकर वो किसी और जगह पे, किसी और बैंक में दे दे, यानी जिस बैंक में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, मैं तो वहीं दूंगा ना, या मोहित कुमार वहीं लगाएगा पैसा। क्यों मोहित कुमार?
मान लीजिए कि एसबीआई दे रही है 7% और कोई बैंक जो है वो आपको 10% दे रही है, तो पैसा कहाँ लगाओगे? तो जो कम दे रहा है यानी सख्त मुद्रा नीति अपना रहा है, तो पलायन की ओर, यानी पूंजी एक अकाउंट से निकल के दूसरे दूसरे बैंक में या दूसरे अकाउंट में चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है यार, बात तो सही है। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। ऑब्वियस है यार, ऑब्वियस है। क्यों? पूंजी पलायन से क्या होगा? मैंने, मोहित कुमार का बैंक था, मैंने पैसे निकाल लिए और मैं दूसरी जगह मैंने लगा दिया पैसा, ठीक है? इसको क्या कहेंगे? पूंजी पलायन। मेरा पूंजी यहां से हटके दूसरी जगह चला गया। तो विदेशी वाणिज्यिक जो ऋण ग्रहण वाली जो फर्म है, जो बोरोइंग करती है, उसका जो रेट इंटरेस्ट है वो उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि पूंजी रुक सके। तो पूंजी पलायन वर्तमान में इन फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है कि भैया फिर हम ये हर बैंक को अपना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ जाएगा, नहीं तो पलायन होता रहेगा। उसको रोकने का यही तरीका होगा। तीसरा है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। ये संबंधित मुद्रा जोखिम को घटाता है। नहीं, ये फालतू की लाइन है, चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं। पलायन की ओर लेके जाती है। अभी मैंने बताया कि भाई पैसे के नियमों को और जब जैसे से कड़ा करेगा तो लोग क्या करेंगे? अपना पैसा निकाल के अमेरिका से दूसरे स्थान पे लेके जाएंगे जहां पे ज्यादा पैसा लगना उनको हेवी अमाउंट मिल रहा हो, जोखिम भी कम और कमाई भी ज्यादा हो रही है। तो पलायन उसी को कहेंगे, यानी किसी देश का पैसा बाहर जाना पूंजी पलायन कहेंगे। जैसे हम लोग ब्रेन ड्रेन कहते हैं, तो यानी जो भारत में जो इतने अच्छे अच्छे ब्रेन हैं वो सब बाहर जाके बस जा रहे हैं, तो ब्रेन ड्रेन हो गया है ना। चलिए, वर्तमान में पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों पे ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। यानी देश का पैसा जब बाहर चला गया, जैसे बता चुके हम, पहले बता दिया गया कि पलायन हो गया, तो उस देश में पैसे की उपलब्धता कम हो जाएगी। अब पैसे की पूर्ति को कमी करने के लिए फिर आपको उधार लेना पड़ेगा। तो जिन कंपनियों ने पहले से ही विदेशों से कर्ज ले रखा है, अब डबल फिर से 10 रुपया ले रखा है, 10 रुपया और ले लो, तो भैया यहां भी ब्याज दे रहे हैं, और भी जगह ब्याज देना पड़ेगा। तो कर्जों से ज्यादा तो उनको ब्याज चुकाना पड़ जाएगा। क्लियर? चलिए, अब घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन यानी अपने देश की जो मुद्रा वही दूसरे देश के मुकाबले कम हो गई, तो अपनी मुद्रा का जो वैल्यू है दूसरे मुद्रा यानी डॉलर के मुकाबले कम हो गई। तो ये कम होने से क्या होगा? अगर जैसे हमारा वैल्यू रुपया का कम हो रहा है तो ज्यादा पैसा आ जाएगा, पैसा ज्यादा आएगा। जैसे कि लोग अब पैसा ज्यादा लगेगा, भैया मुझे ज्यादा इंडियन रुपीस मिल जा रहा है। तो इसी भी जो है विदेशी मुद्राओं के लिए गए कर्ज होते हैं, ठीक है? तो अगर अपनी मुद्रा कमजोर हो जाती है तो वास्तव में विदेशी मुद्रा को के कर्ज को चुकाना और महंगा हो जाएगा। यानी कि जो $10 लिया था हमने 80 रुपए के हिसाब से, और हमारा, यानी ये डॉलर है ऐसे समझिए और ये रुपी है, ये $80 है। $1 इंडियन रुपीज जो है, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, 80 रुपया है और ये $1 है, ठीक है? अब क्या हुआ है? अब इस कंडीशन में क्या होगा? और ज्यादा देना पड़ेगा, यानी 85 90 रुपीज हो गया यार। अब $1 चुकाने के लिए हमको लेने के लिए 90 रुपीज, यानी 10 रुपया हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारा मुद्रा का वैल्यू ही कम हो गया, ठीक है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको उतनी ही विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए कमजोर मुद्रा की मात्रा ज्यादा देनी पड़ेगी। नहीं, हमको ज्यादा इंडियन रुपीस देना पड़ा तब जाके $1 मिला, हाथ में आया, ठीक है? तो विदेशी मुद्रा कर्जों से जुड़े जो जोखिम है यानी मुद्रा जोखिम वास्तव में बढ़ जाता है, क्योंकि भैया ज्यादा, क्योंकि कम नहीं होगा। ऊपर में क्या कहा गया? जोखिम को घटाता है। भैया जोखिम बढ़ा देगा ना, वो ज्यादा पेमेंट देना पड़ेगा, हम और कंगाल हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही हो या हमारा डिवैल्यूएशन, मनी का डिवैल्यूएशन हो रहा हो, उसकी वैल्यू गिर रही हो, तो हमें विदेशों से कर्ज नहीं लेना चाहिए या लिमिट मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि पेमेंट भी उसी अमाउंट में, उसी मोड ऑफ पेमेंट में करना होगा। डॉलर में लिया तो डॉलर में देना होगा। ऐसा तो है नहीं कि घर में नोट छाप लिया डॉलर और दे दिया, ऐसा तो होगा नहीं। क्लियर है? चलिए,
यहां से हम इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी जी, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी बॉस, लोन से काम ना चली। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब हम ये कल यहां से स्टार्ट करेंगे। सैटरडे तक अगर मेरा काम हो जाता है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, अगर जैसे कि एक दो दिन में ये काम खत्म हो रहा है, तो फिर मैं सैटरडे को भी क्लास लूंगा, संडे को टेस्ट देना है। तो संडे का टेस्ट क्या है गुलफ्शा अलवी जी? संडे का टेस्ट क्या है? इकोनॉमी का, ठीक है। तो आप लोग इकोनॉमी के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। इकोनॉमी चल भी रही है हमारी, आपको दिया भी जा चुका है, डिटेल में भी दिया गया है, और कंसोल्ट फॉर्म में मैं आजकल मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, मैं तो मान के चल रहा हूं कि आपने पूरा इकोनॉमी पढ़ लिया। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं क्लास में जिन्होंने पूरी इकोनॉमी, जो पीवाईक्यू है एमसी, जो मैंने आप लोगों को पहले दी थी, वो पढ़ ली है कम से कम? मयंक जी बताइए पहले आप। मोहित कुमार, अच्छे से पढ़ लिए? मल्टीपल टाइम अच्छे से मतलब क्या? मल्टीपल टाइम्स पढ़ना? वन टाइम में क्या होगा बॉस? कम से कम 5 बार पढ़ो यार। जी, चलिए तो मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। एग्जामिनेशन देने से पहले कम से कम 5 बार तो सारी चीजों का जो एम पीवाईक्यूज है ना, इसको तो बस 5 बार मैंने मिनिमम बताया, मैक्सिमम आप कुछ भी पढ़ लो। मिनिमम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, वट जो भी है सब, मिनिमम 5 टाइम्स मिनिमम बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलो, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ। हाँ, ठीक है।